हैं और कर रही हैं। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को विजिलेंस और एनफोर्समेंट स्ट्रेंथन करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया है। पिछले 3 दिनों में एलपीजी से संबंधित 10 एफआईआर रजिस्टर हुई हैं और 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। ओएमसीज ने भी 460 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर सरप्राइज इंस्पेक्शंस किए हैं और 42 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर पेनल्टी लगाई है। पेट्रोल और डीजल से संबंधित पिछले 3 दिनों में लगभग 1300 रेड कंडक्ट की गई हैं। 960 लीटर पेट्रोल और 2194 लीटर डीजल सीज किया गया है। 18 एफआईआर रजिस्टर हुई हैं और 7 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। ओएमसीज ने भी 1850 रिटेल आउटलेट्स पर सरप्राइज इंस्पेक्शंस किए हैं। 19 रिटेल आउटलेट्स पर पेनल्टी इम्पोज की है और 446 रिटेल आउटलेट्स को सस्पेंड किया है। मार्च से लेकर अब तक लगभग 8,56,000 पीएनजी कनेक्शंस को गैसीफाई किया गया है। 2,96,000 कनेक्शंस के लिए एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है और 8,78,000 नए कस्टमर्स को रजिस्टर भी किया गया है। इसके अलावा अभी तक 77,800 से अधिक ऐसे पीएनजी उपभोक्ता हैं जिन्होंने अपने एलपीजी कनेक्शन को सरेंडर किया है। डोमेस्टिक एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं। उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं। मई के महीने में 2,09,000 टन कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है और पिछले 3 दिनों में 22,661 टन कमर्शियल एलपीजी की सेल की गई है। मई के महीने में 8,382 टन ऑटो एलपीजी की सेल पीएसयू ओएमसीज के द्वारा की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले 3 दिनों में 1,80,000 के करीब सेल हुए हैं और C3 C4 मॉलिक्यूल्स मई के महीने में 14,500 टन प्रोपिलीन और ब्यूटिलीन और 6,100 टन ब्यूटाइल एक्रिलेट की सेल विभिन्न रिफाइनरीज के द्वारा की गई है। अंत में मैं आप सभी के द्वारा सभी लोगों से ये अपील करना चाहूँगी कि हमें अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। थोक और औद्योगिक उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि वे अधिकृत खरीद माध्यम से ही डीजल की खरीद करें। डीजल, पेट्रोल और एलपीजी की अवेलेबिलिटी सुनिश्चित कराने के लिए भारत सरकार हर प्रयत्न कर रही है। इसलिए अफवाहों पर विश्वास न करें और केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। धन्यवाद। Thank you, Sujata. Now we take updates from the Shipping Ministry. Over to you, Mukesh ji. नमस्ते, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो नंबर ऑफ शिपिंग सर्विसेज जो हैं, जो चूँकि वेस्ट ऑफ हार्मुज में बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट नंबर ऑफ शिपिंग सर्विसेज बहुत कम हो गई हैं, लेकिन हमने ईस्ट ऑफ हार्मुज और रेड सी में हमारी जो शिपिंग सर्विसेज हैं जो कि फरवरी में 127 थी, मार्च में उसको 205 किया, अप्रैल में 257 और मई में करीब 250 शिपिंग सर्विसेज हुई हैं। और यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूँगा कि फरवरी में हमारी वेस्ट ऑफ हार्मुज जो कि अब लगभग नगण्य है, उसमें 145 हुआ करती थी। तो हमारी जो शिपिंग सर्विसेज हैं करीब डबल हो गई हैं ईस्ट ऑफ हार्मुज और रेड सी में। इसके अलावा हमारे जो सी फेयर हैं गल्फ रीजन में वो सेफ़ हैं और कोई भी पिछले 3 दिन में घटना की सूचना प्राप्त नहीं हुई है जिसमें कि भारतीय फ्लैग्ड वेसल या फॉरेन फ्लैग्ड वेसल जिसपे कि भारतीय नाविक हों। जो हमारा कंट्रोल रूम है उसने करीब 11,186 कॉल्स और 24,830 ईमेल्स को हैंडल किया है और पिछले 72 घंटे में 345 कॉल और 732 ईमेल्स प्राप्त हुई हैं फ्रॉम सी फेयरर्स, उनकी फैमिलीज़ या मैरीटाइम स्टेक होल्डर से। पिछले 72 घंटे में हमने 24 सी फेयर को वहाँ से सेफ रिपैट्रिएशन किया है और अब तक कुल 3446 सी फेयर को हम रिपैट्रिएट कर चुके हैं। पोर्ट ऑपरेशन पूरे भारत में सामान्य है और किसी भी तरह की कंजेशन की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। धन्यवाद। Thank you, Mukesh ji. Now we'll take questions with the first row.
4. Hi, Sukal from Indian Express. A couple of questions first for Sujata ma'am. Ma'am, we've learned that ATF prices for international flights have been reduced by the OMCs by about 27% today. So a couple of questions there. Now, airlines had issued a plea to the government to ensure that there should be parity between jet fuel pricing for domestic flights and international flights. And with the new price that has been indicated for international flights, it is now almost at par with the domestic flights. So just wanted to understand whether this price reduction has been because of the airlines appeal, or whether it's been done as per international price movements. And the other question, again related to this, is that what would be the current level of under recoveries for the OMCs, specifically on jet fuel? Thank you. I'm Arzadi from PTA. Couple of questions to Consumer Affairs Ministry. You mentioned about onion prices, support price being going up, but we had reports from Maharashtra coming in as late as last week that the farmers are in distress and the prices have fallen. So why is there this gap in the government procurement price as well as the price that the Maharashtra farmers are claiming to be getting? Number two, what in your assessment could be the impact on prices due to the deficit in rainfall that the IMD has predicted in the current monsoon period? Have you made any assessment on the price impact on that? To Sujata ma'am, we have got 1 month of where the request or the urge for making fuel conservation was made by the Prime Minister. Have we had any data to support that the consumption has actually come down during the month of May? And to Mukesh sir, when you say services, that means, is it services meaning ships going in and coming out? Is that what you mean? Thank you. पन्ना मैम के लिए सवाल है. मैम, आपने बोला कि the agriculture ministry has reduced the requirement of urea and DAP because of the forecast by IMD of a below normal monsoon. Could you repeat, ma'am, how much in terms of urea as well as DAP, ma'am, please? Thank you. My question is for Sujata ma'am. Ma'am, can you please let us know what has been the change in the aviation turbine fuel prices for the international flights? Earlier, the companies used to publish it on their websites. They no longer do that. So, what is the mechanism to understand what has been the change in the prices? And the second thing is that what is the mechanism how do we get to know what is the change in the prices? Because there's no transparent mechanism now to find the prices. And the second thing is that you spoke that the demand for the diesel and gasoline at the state-owned fuel stations that has risen. But what is the status of India's overall demand? Are we expecting a reduction in the demand for the fuels for the full year just because of the higher prices and the austerity measures that are being in place? Thank you. Yep, this is Premanshu from ABP. My question is for Shikha ma'am. Ma'am, is there any pressure on this edible oil import cost and possible increase in the prices because of that? And a question for Ayappan sir. Sir, these applications coming for this credit guarantee, I mean, what kind of industries are mainly coming for this? Thank you. I'm Anil Handa. So I'll start from the extreme left. Sir, on ECGC, I would like to know what are the total premium you have collected, and it's on what, FOB value or CIF value? And what are the total number of exporters who have opted for ECGC who were not opting it for before the crisis had started? If you can give that figures. Shikha ma'am, on ethanol ma'am, you said we are in a comfortable position to holding stocks. So what would that be? The stock quantity or value, whatever which way you want to tell us. Ma'am, and also, do you differentiate from what the ethanol is being extracted, the quality or the byproduct of any product? Does the government have a policy on that, on ethanol? And
For the consumer one, sir, you said 40 commodities, so medical equipment and accessories are also included in that, the price control or the report which you're talking about? Because there are a lot of reports that the medical equipment which is being imported or being manufactured in India are being sold at 10x prices. So do we have anything on that? Would you like to say anything? And for fertilizer, ma'am, we have issued a global tender. So what is the base price, if you'd like to tell us, on the tender? Yeah, that's it. Yeah, hello, this is Sapna here from CNBC TV 18. My first question is to Appen, sir. Sir, could you, just as one of my colleagues earlier has indicated, could you give us a breakup as to the kind of entities which are coming forward? And what about the aviation sector, particularly, because there's a special carve out over there? And if you could also just quickly run us through the numbers again, if you don't mind. I think suppose around 14% of your sanctions are already in place of the total corpus of around 2.55 lakh crore, if I'm not mistaken. So something on that. I mean, that the pace is pretty rapid. That's what we're trying to understand. And also to fertilizers, ma'am, over here would like to know that has there been any update in terms of the subsidy that you're seeking from Ministry of Finance? Thank you, ma'am. Good afternoon, Saptaparna Ghosh from The Hindu. Question to Sujata, ma'am. With respect to LPG, ma'am, I mean, these are unprecedented times now, but I mean, it was in August 2025 that a relief package of 30,000 crores was given to our state-run OMCs, I mean, for the losses that they were making with respect to LPG. So, I mean, going forward, would we be looking at a relief package or perhaps an expedited package or something of that, I mean, an increased package or something of that sort to help our state-run OMCs? And also, today's hikes for commercial cylinders and for free trade LPG was I mean, if that's the correct word to use, a bit moderate than, I mean, the previous hikes that we had seen. But considering the volatility that we are seeing in the overall scenario, for how long can we be, would we be able to protect domestic LPG? Because the last time around, I mean, it was last hiked on 7th of March, if I'm not correct. It's been quite some time. So it's been shielded since then. So for how long can we actually continue shielding that, if we could get some perspective on that? And ma'am, at the cost of repetition, again, I mean, if you could get the under recoveries for ATF and for LPG that, I mean, exists as of now. Thank you. Thank you. Yes, 270. Hi, Dvesh from Economic Times. My first question is for Mr. Ayyappan. Sir, there have been some concerns regarding NPAs rising in the second quarter of MSME, sir. Was this discussed at any stage, and is this considered while giving out these new loans? And the second question is for Mr. Mangal. Sir, the insurance pool was operationalized a few weeks back. These new services that you mentioned, are they also getting support from that insurance pool? And can you tell us which are the services that are getting the support from them? Okay, we begin with the answers. We can start with you, Anupam ji. सर, आपने वहाँ से सवाल पूछा था कि ओनियन प्राइसेस के बारे में, तो आई थिंक ये आपके जो बता रहे हैं ना, एक वीक पहले आपको शायद ये समाचार मिले होंगे कि डिस्ट्रेस सेल हो रही है किसानों की। तो आपको बताना चाह, जो हमने अभी अपने प्रेजेंटेशन में भी पहले कहा था कि 26 मई को हमने जो ओनियन की जो प्रोक्योरमेंट प्राइस है, जिसमें हम बफर के लिए प्याज ले रहे हैं किसानों से, करीब 20 से 22% का उस प्राइस में इंक्रीज़ किया था। ये पहले 12 रुपये 70 पैसे था, 12 रुपीज़ 20 पैसा, जिसको कि इंक्रीज़ करके 15 रुपीज़ 80 पैसे कर दिया गया है। तो आई थिंक जो और ये 26 मई से हमने इस पर लेना शुरू कर दिया है और इस पर प्रोक्योरमेंट भी शुरू हो चुके हैं। दूसरा एक प्रश्न था आई थिंक रिगार्डिंग सम कंसर्न कि एल नीनो आ रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, या तो बेसिकली ये तो होल ऑफ गवर्नमेंट का जो अप्रोच होता है, अलग अलग मंत्रालय अलग अलग चीज़ों में जो आगे काम करते हैं, तो इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, ये पूर्ण रूप से एल नीनो के चैलेंज को कैसे एड्रेस किया जाए, इसने कई एक्शंस ये ले चुके हैं।
इनफैक्ट जो हमें उनके द्वारा बताया गया है कि उन्हें क्रॉप वेदर वास ग्रुप बनाया है जो कि वीकली बेसिस पर हर एक सोमवार को रेनफॉल का पैटर्न स्टडी करता है, सोइंग प्रोग्रेस देख रहा है, रिजर्वायर का स्टेटस, इनपुट अवेलेबिलिटी सीड्स और फर्टिलाइजर्स की क्या है, पेस्ट इंसिडेंट्स एंड प्राइस ट्रेंड्स क्या है, ये उनका क्रॉप वेदर वाच ग्रुप है। दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, विशेष रूप से स्टेट से भी रेगुलर उनका इंटरेक्शन हो रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कि इसके विषय में कैसे तैयारी की जाए। एक उन लोगों ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप भी बनाया है जिसमें कि जो रिलीफ कमिश्नर्स हैं, जो डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं स्टेट्स की, स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स हैं, इनके साथ वो तैयारी क्या की जा रही है इसको भी देखते हैं। एक क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान भी उन्होंने सभी स्टेट्स को 4 मई को सर्कुलेट किया है इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। स्टेट्स को ये भी सलाह दी गई है कि 1% सीड रिजर्व शॉर्ट एंड मीडियम ड्यूरेशन क्रॉप की वैरायटीज़ के अपने पास रखें। एंड ICR के साथ वो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर कंटिजेंसी प्लान्स भी बना रहा है। सो बेसिकली एज ए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच और सभी विभाग इनके साथ लग कर बेसिकली दे आर टेकिंग केयर और ये एक्शन इसमें ये ले रहे हैं। एक आपका था मेडिकल इंपोर्ट्स का, किसी ने पूछा था, तो जो हम 40 कमोडिटीज़ की जो हम बात करते हैं ये बेसिकली फूड आइटम्स ही हैं जिसमें सीरियल्स आते हैं, पल्सेज हैं, एडिबल ऑयल है, साल्ट, शुगर, ये सारी चीज़ें हैं। मेडिकल इंपोर्ट और मेडिकल डिवाइसेस की प्राइसेस अलग मंत्रालय है, आप जानते होंगे, वो इनकी प्राइसेस निर्धारित करता है, इसको मॉनिटर करता है। आई थिंक वी कैन हैव देयर इनपुट्स लेटर, हम उनसे लेकर एक आपके साथ शेयर। हम इसमें हम ये बताएंगे जो पैकेज कमोडिटी के जो रूल्स हैं, जो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अंतर्गत जो आए हैं, वे बेसिकली कई डिक्लेरेशंस हैं जो उनके पैकेज कमोडिटी पर देने होते हैं। उनमें एक है आपको कंट्री ऑफ ओरिजिन देना होगा, कस्टमर केयर नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, फिर उसके पैरामीटर्स क्या है, कितनी यूनिट है, यूनिट सेल प्राइस है, और MRP देना होगा। वो MRP जो निर्धारित है वो क्या होती है बेसिकली, ये तो उनकी डिपार्टमेंट ऑफ फार्मा या उनसे एक बार हमें चर्चा करनी पड़ेगी। विल हैव टू टेक इट। थैंक यू। ये एक बहुत ही बेसिक फंडामेंटल इशू है कि डू यू स्टार्ट रियली रेगुलेटिंग द प्राइसेज जो कि वो डिक्लेयर कर रहे हैं, तब तो बाजार में नॉट ओनली मेडिकल डिवाइसेस, कितने तरह के प्रोडक्ट्स हैं। तो एक हम बात करते हैं ना फ्री मार्केट की जो होती है कि मतलब एंड एवरीबडी, आप फ्री मार्केट है, आप प्राइस डिटरमिन करते हैं, यदि प्राइसेज आपकी जो डिमांड एंड सप्लाई या बहुत ही वो होगी तो इन सेल्फ मार्केट में सस्टेन नहीं करेंगे। थैंक यू अनुपम जी। शिखा, you want to add something? Regarding the question of prices of edible oil, so we are closely monitoring and we don't foresee any pressures now or in the days to come. This is mainly because in exporting countries where edible oil production season is going to peak in upcoming June, July, August and September. So for example, in Indonesia for palm oil, the peak production is also going to happen in these months. And also in Argentina and Brazil for soybean crop situation is quite good. So coming to the question of ethanol, when I said comfortable position, I meant on two aspects. One is the production capacity. Ethanol production capacity is presently around 1,995 crore liters. And second, on the count of availability of feedstock on all three counts, that is maize, then sugarcane, also rice. So on these three counts also, there is sufficient availability of feedstock. In fact, blending season, blending of ethanol in petrol has led to substitution of crude import of more than 303 lakh metric ton from ESY 1450 up to April 26. So I think ethanol policy will be dealt with MOPNG. We look after production capacity and feedstock availability. Ayyappan ji, you'll respond. Thank you. The first question was around the application of what type of industries. So basically, we don't have seen any concentration on any type of industries, but if you look at it, the MSME segment is around 75-76% of the application which has come in, which is in line with our expectations. We expect that to be around 80% of the total. 250,000, approximately 2 lakh should come from MSME sector is our expectation also. Regarding ECGC, I would request that it's being handled by Ministry of Commerce and separately we can check and share that data. Regarding the
Pace is rapid, yes, I agree, ma'am. Basically because there has been a lot of outreach, a lot of communication to people about the availability, and we have also kind of implemented it quite quickly after the scheme has been announced. So I think the pace is quite rapid, and most of the times it's also a question of customers applying it for it and keeping it so that they don't miss out on the scheme rather than immediate requirement. Regarding the NPAs, the latest available data is of March quarter, which has been a very good quarter, and we have not seen any reports where the stress is increasing just because of the West Asia crisis. So I don't think there will be any immediate challenge on that front. Thank you. Updates, Mukesh ji, first we'll take from. थैंक यू। भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल के बारे में पूछा था, तो मैं बताना चाहूँगा कि 25 मई तक इसमें करीब 26 पॉलिसीज़ इशू हुई थी, और जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब इसकी वजह से नंबर ऑफ़ शिपिंग सर्विसेज बढ़ रही हैं या नहीं बढ़ रही, वो मेरे लिए संभव नहीं है अभी बताना, लेकिन नंबर ऑफ़ शिपिंग सर्विसेज जो मैंने बताया रेड सी और ईस्ट ऑफ हार्मुज में बढ़ गई हैं, वो डिटेल ज़रूर बताया था। और एक और क्वेश्चन था कि ये जो नंबर ऑफ़ शिपिंग सर्विसेज हैं वो इनकमिंग प्लस आउटगोइंग दोनों को है, यस, उन दोनों को मिला के है। थैंक यू। सो एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया रिलीफ पैकेज टू ओएमसीज और जो घरेलू कुकिंग गैस का सिलेंडर है उसकी अंडर रिकवरी के बारे में। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि घरेलू गैस का सिलेंडर पर अभी भी लगभग 650 रुपये के करीब अंडर रिकवरी है, और भारत सरकार ने हमेशा ही जो घरेलू उपभोक्ता हैं, गृहिणियाँ हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की हर संभव कोशिश की है। और पहले भी 2023 में हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो महंगा एलपीजी खरीद कर और हमारे देश में बेचती हैं, उसकी वजह से उन्हें जो भी लॉस हुआ है 2023 में, उस लॉस को भरने के लिए लगभग 22,000 करोड़ भारत सरकार ने दिए, और पिछले साल भी 30,000 करोड़ अप्रूव किए हैं। और फ्यूचर में जब भी भारत सरकार जो भी डिसीज़न लेगी उससे आपको अवगत कराया जाएगा। दूसरा सवाल इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के जेट फ्यूल के बारे में था। तो ये जो इंटरनेशनल प्राइजेज़ है उसके आधार पर ये प्राइस डिटरमिन होते हैं और उसी के हिसाब से बढ़ते और घटते भी हैं। डोमेस्टिक जो हमारी जो जेट फ्यूल है उस पर अंडर रिकवरी है लगभग 30 रुपये के आसपास, बट ये अंडर रिकवरी वेरिएबल होती है बेस्ड ऑन इंटरनेशनल प्राइसेस। एक सवाल आपने पूछा, हाँ, so that I don't have. The other thing is that reduction in the fuel, consumption. So LPG को में जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि डिमांड को मैनेज करने की कोशिश की है कई तरह से, बुकिंग टाइम को लेकर या कमर्शियल सप्लाईज को थोड़ा सा रेस्ट्रेन कर तो वहाँ पर थोड़ा सा हमारा कमी आई है। लेकिन जहाँ तक एमएस और एचएसडी है, इसके कंजम्पशन में कोई कमी नहीं देखी जा रही है। धन्यवाद। नो, डोमेस्टिक के अंदर टैक्सेशंस वगैरह भी आ जाते हैं ना। All right. So other products I have to check. Okay, thank you friends, thank you officers, thank you all. सीधा प्रसारण आप अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता का देख रहे थे, जहां पर पश्चिम एशिया संकट से उपजे हालात से भारत किस तरह से निपट रहा है इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई कि एलपीजी की आपूर्ति बिल्कुल सही बनी हुई है, पेट्रोल डीजल की आपूर्ति सही बनी हुई है, छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है जहां कहीं से भी इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं, और साथ ही भारत में जो एलपीजी की कीमतें हैं उस पर भी जानकारी दी गई कि अभी भी जो घरेलू सिलेंडर है उस पर 650 रुपये की DAP, and
The second question, which was asked about the global tender price of urea. So before crisis, that is in February 2026, the price of urea was about $447 per metric ton, which in May increased to $947, and the price in the global tender, which is yet to be discovered, we'll share with you as and when it is available. This is second tender for the Kharif season. Yes. Huh. Yeah. Yes. Yeah, it is reduction in demand. No. No, as I already shared with you, it is because of the IMD forecasts about the rainfall, about the rainfall due to El Nino effect. Okay, finally, thank you. Yes, yes. About the update on subsidy, this is to share that based on our BE estimates of 177 lakh crore, we have been able to spend about 20% of it. So we have the budget available right now, and whatever is, whenever there's a shortfall, of course, we'll be communicating with Ministry of Finance from time to time. As on date, the funds are available with us. No, there is absolutely no requirement. Pardon? Earlier on, that was not the case. Huh. Any broad backup envelope estimate? Nothing right now, because as and when we spend, we raise our demand. Thank you. Okay, finally, thank you. Thank you all. तो उसी अंतर मंत्रालय